हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। दैट इज़ द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स, जो कि क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। एंड जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है एंड एम्ब्रियो से फाइनली एक न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे, जिसमें हमने थैलेमस देखा था, कैलिक्स देखा था, कोरोला देखा था, एंड देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम में हमने देखा था कि एंड्रोशियम के कौन से पार्ट्स होते हैं एंड गाइनोशियम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था स्टैमन। स्टैमन में हमने देखा था कि इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एंथर यानी परागकोश एंड दूसरा होता है फिलामेंट यानी तंतु। देन हमने डिस्कस किया था कि जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, मींस डायथिकस होते हैं, यानी उसमें टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4। फिर हमने देखा था कि जो पॉलन सैक होता है वो टोटल 4 लेयर से क्या करता है, सराउंड करता है, जिसमें हमने फर्स्ट लेयर देखा एपिडर्मिस, देन सेकेंड वन इज़ एंडोथीशियम, तीसरा मिडिल लेयर एंड फोर्थ वन इज़ टेपिटम। नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये चारों लेयर कैसे फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा। तो एपिडर्मिस जो होती है वो पॉलन सैक की सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है, मतलब ये सिंगल लेयर की बनी होती है और इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी सुरक्षात्मक आवरण भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लांट्स में ये जो एपिडर्मिस होता है एक थिक लेयर डेवलप करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथीशियम कहते हैं। क्लियर। द सेकेंड वन इज़ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम को हम लोग अंतःत्वचा कहते हैं। ये एंडोथीशियम जो होता है वो एपिडर्मिस के नेक्स्ट होता है, यानी एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये जो आपको पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ द एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस पार्ट है। इसी एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होगी, दैट इज़ ये वाली लेयर जो होगी, ये क्या कहलाएगी, एंडोथीशियम कहलाएगी। एंडोथीशियम भी जो होती है सिंगल लेयर की बनी होती है। ठीक है, और एंडोथीशियम जो होता है ये भी आगे चल के एक बहुत ही थिक लेयर डेवलप करता है, जो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। एंड विथ सेलुलोज देयर आर सम लिटिल पेक्टिन एंड लिग्निन ऑल्सो। एंडोथीशियम का मेन काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्फुटन होना। स्फुटन का मतलब क्या होता है कि जब भी पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाला होता है, यानी पराग कणों को बाहर निकलना होता है, तब पॉलन सैक क्या होता है, एक पॉइंट से टूट जाता है। तो ये टूटने में जो मदद करता है ये कौन करता है, एंडोथीशियम करता है। सो उसी को हम कहते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर। बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं जो थिक नहीं होते हैं और इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। द थर्ड लेयर इज़ मिडिल लेयर यानी मध्य परत। ये मध्य परत होता है, यानी ये जो मिडिल लेयर होता है ये 3 से 4 लेयर का बना होता है और ये क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है। ऊपर के जो दो लेयर होते हैं यानी एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, ये थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं, जबकि मिडिल लेयर जो होती है ये क्या होती है, थिन होती है। और ये किसके नीचे प्रेजेंट होती है, ये एंडोथीशियम के नीचे प्रेजेंट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एपिडर्मिस, ये हो गया आपका एंडोथीशियम, एंड द थर्ड वन इज़ दैट इज़ द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का जो मेन काम होता है वो क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी वो सेल्स, वो मातृ कोशिकाएं जिससे आगे चल के परागकण बनेंगे यानी पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। देन द फोर्थ वन इज़ द मेन लेयर, दैट इज़ द टेपिटम। टेपिटम जो है ये फोर्थ लेयर होता है और ये सबसे इनर मोस्ट वॉल है, यानी सबसे अंदर की परत होती है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड ये पॉलीप्लॉइडी भी होता है। टेपिटल सेल्स जो होते हैं ये न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी ये भी मेन काम इनका क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का, किसको, पॉलन ग्रेन्स को। यानी जो भी पॉलन ग्रेन डेवलप होने वाले होते हैं, आगे चल के पॉलन ग्रेन बनते हैं, उनको नरिशमेंट करने का काम यानी पोषण देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, टेपिटम के द्वारा किया जाता है।
सो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हो ये 4 लेयर्स दिए हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड देन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे चल के क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोरोजिनस टिश्यू। अगला जो है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी आपने जो 4 लेयर पढ़े, यानी जो बाहर का लेयर होता है एपिडर्मिस, देन उसके अंदर का लेयर हो गया एंडोथीशियम, देन कम्स मिडिल लेयर एंड देन एपिडर्म। ना ये जो बीच का जो पार्ट ऑक्यूपाई होता है, यानी बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ये सारे माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं इसमें मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो आगे चल के क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी यहाँ पे चतुष्क का निर्माण होगा और ये चतुष्क आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, ये आगे एक एक टेट्राड को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी मातृ कोशिका कहते हैं, और आगे चल के यही मदर सेल क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यानी अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो अभी जैसे आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज़ द 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें आगे चल के क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। ये 4 इसके बाहरी लेयर्स होते हैं और इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी ये पोर्शन जो है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है। इसमें मियोसिस होगा और ये मियोसिस क्या करेगा, आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। तो ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन में कन्वर्शन के टाइम इनको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, यानी पोषण चाहिए होता है, जो इन्हें कौन देता है, टेपीटम देता है। क्लियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी अभी आपने पढ़ा कि एमएमसी होता है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होता है। माइक्रोस्पोर को हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। यानी जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी मातृ कोशिका जो है वो परागकण में बदलेगी, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होगी, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट होता है, मीन्स वाटर जो है बाहर निकलने लगता है, तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और जब हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमीटोफाइट को। पोलन ग्रेन जो होता है ये 2 लेयर वॉल्ड होता है, 2 लेयर वॉल होता है, यानी ये 2 लेयर्स के बने होते हैं। जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं एक्साइन एंड द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आप देख सकते हो ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, लेयर है, दैट इज़ द एक्साइन, और ये जो अंदर का लेयर है दैट इज़ द इंटाइन। सो एक्साइन जो होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। एंड स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये इतना ज़्यादा इसमें रेजिस्टिविटी पाई जाती है कि ये हाई से हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली को भी ये क्या कर सकता है, फेस कर सकता है। कोई भी एंजाइम जो है वो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकती। इट मीन्स ये अभी तक का सबसे मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर है, और इसी नेचर की वजह से जो पोलन ग्रेन होता है वो अपने इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, या हम इसे फ्यूचर के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। द सेकेंड लेयर इज़ इंटाइन। इंटाइन जो होता है ये थिन होता है और कंटिन्यूअस लेयर होता है, और ये किसका बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन का। कलेक्टिवली हम इसको पैक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं। द थर्ड पार्ट इज़ जर्मपोर। जर्मपोर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और जर्मपोर जो होता है, जहाँ जहाँ
एक्साइन एब्सेंट होता है वहाँ पे जॉम्पोर क्रिएट होता है। जैसे आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है, यहाँ पे भी एक्साइन एब्सेंट है और यहाँ पे भी एक्साइन एब्सेंट है। तो जहाँ जहाँ एक्साइन एब्सेंट होगा वहाँ पे क्या बनेगा, जॉम्पोर बनेगा। और जॉम्पोर जो होता है ये जनरली क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। क्लियर हो गया। यानी पराग नली का निर्माण किससे होता है, जनन छिद्र से होता है, जॉम्पोर से होता है। द फोर्थ पार्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। जो चौथा पार्ट है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, पोलन ग्रेन को चारों तरफ से क्या करती है, सराउंड करके रखती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ जब हम मैच्योर पोलन की बात करते हैं तो मैच्योर पोलन जो होता है इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड होता है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो जनरली बिगर इन साइज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी क्या होता है, इरेगुलर होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन बनता है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी वेजिटेटिव सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये क्या होता है, अपना वेजिटेटिव सेल होता है। एंड द जेनरेटिव सेल की बात करें तो ये स्मॉल होता है, यानी ये छोटा वाला जो पार्ट है ये क्या है, जेनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल को हिंदी में कायिक कोशिका और जेनरेटिव सेल को हिंदी में जनन कोशिका कहते हैं। तो जेनरेटिव सेल की बात करें तो जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है और ये किस में हेल्प करता है, सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ द फर्टिलाइजेशन। यानी जब भी 2 मिट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी कहते हैं, यानी फ्यूजन विथ एग सेल। इसके अलावा जेनरेटिव सेल जो होता है ये इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज में क्या होता है, शेड होता है, यानी बाहर निकलता है। यानी जब भी कोई एंथर टूटेगा और उसमें से पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो वो जनरली कौन से स्टेज पे होते हैं, 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स 2 कोश की अवस्था, यानी इसमें 2 सेल प्रेजेंट होगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा जेनरेटिव सेल। जब ये 2 सेल पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव, तब इसको हम क्या कहते हैं, 2 सेल स्टेज कहते हैं। अगर 40% फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो जेनरेटिव सेल जो होता है वो पहले ही डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, यानी माइटोटिक डिवीजन से, और वो क्या बना लेता है, 2 मेल गैमेट यानी 2 युग्मक। यानी पोलन ग्रेन के एंथर से बाहर निकलने से पहले ही जेनरेटिव सेल क्या हो जाता है, डिवाइड कर लेता है और क्या बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है। और 2 नर युग्मक बनने की वजह से यहाँ पे जो स्टेज हो जाती है वो कौन सी स्टेज हो जाती है, 3 सेल स्टेज। मीन्स एक तो हो गया वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो हो गया 2 मेल गैमेट्स। तो टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे, 3 सेल हो जाएंगे। तो जनरली 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज में क्या होता है, रिलीज होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है इन ह्यूमन, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। फॉर एग्जाम्पल पार्थीनियम। तो पार्थीनियम एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसके पोलन ग्रेन से एलर्जी जैसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा किसी भी पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, कि वो पोलन ग्रेन कितने समय तक वायबल रह सकता है, यानी अवेलेबल रह सकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट में क्या होते हैं, रिच होते हैं, जिसके वजह से इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और पोलन ग्रेन जो फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ये जनरली पोलन टैबलेट्स या सिरप के रूप में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है ये क्लेम किया गया है कि ये एथलीट्स जो होते हैं जो ओलंपिक गेम्स या इन सब में भाग लेते हैं, या रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनके स्टेमिना को इंक्रीज़ करने या उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन। सो ये मेल का पूरा पार्ट था जिसमें आपने मेल के बारे में पढ़ा, मेल गैमीटोफाइट के बारे में पढ़ा, पोलन का स्ट्रक्चर पढ़ा एंड
पॉलन के यूजेस पढ़े। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल पार्ट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। देन थैंक यू स्टूडेंट्स।